नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का सीजी कॉम्पिटिटर्स के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको प्रिंसिपल फाइंड करना बताया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना बताया था, टाइम कैसे फाइंड करें ये बताया था। अगर क्वेश्चन में आपको सीआई और अमाउंट फाइंड करने बोले तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन सभी बातों पर हमारी चर्चा हुई थी। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं जो टॉपिक्स है उनमें जो कुछ एक्सेप्शंस है वो हम पढ़ेंगे कि अगर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम आइए क्रमवार चर्चा करते हैं। देखिए, पहला जो बेसिक टर्म आपको फाइंड करने बोलेगा, तो पहले यहाँ पे मैं सारे बेसिक टर्म्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए, क्या क्या बेसिक टर्म्स आपने पढ़ा था। आपने पढ़ा था प्रिंसिपल, आपने पढ़ा था रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहला हमने पढ़ा था प्रिंसिपल, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तीसरा हम पढ़े थे टाइम, फिर हमने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट और पढ़ा था अमाउंट, मिश्र धन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में आपको हो सकता है क्वेश्चन में प्रिंसिपल फाइंड करने बोले, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने बोले, टाइम फाइंड करने बोला जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने देगा, अमाउंट आपको बोलेगा कि अमाउंट कितना है ये बताओ। तो यहाँ पे हम देखिए, सबसे पहला जो केस है, पहले केस में आपको क्या क्या गिवन रहेगा। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल गिवन रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट केस की चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे। प्रिंसिपल गिवन रहेगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर आपको दिया होगा क्वेश्चन में। तीसरा, टाइम कितने वर्ष के लिए आपने ब्याज दिया है वो आपको दिया होगा, कितने वर्ष के लिए आपने ब्याज दिया है वह आपको दिया होगा, समय दिया होगा, वर्ष में दिया होगा या फिर माह में दिया होगा आपको। और यहाँ पे बोलेगा कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि आप अमाउंट फाइंड करो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप प्रिंसिपल लिखोगे, उसके बाद अगर आप 2 वर्ष के लिए सॉल्व कर रहे हो, 2 ईयर्स के सॉल्व कर रहे हो तो 2 कॉलम बनाओगे। 3 ईयर्स के लिए सॉल्व कर रहे हो, 3 ईयर्स के लिए सॉल्व कर रहे हो, 3 वर्ष के लिए, तो आप क्या करोगे 3 कॉलम बनाओगे। फिर आप क्या करते थे, फर्स्ट कॉलम में जाने के लिए रेट परसेंट निकालते थे तो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू आती थी, फिर रेट परसेंट निकालते थे तो सेकंड कॉलम की वैल्यू आती थी, फिर रेट परसेंट निकालते थे तो थर्ड कॉलम की वैल्यू आती थी। अगर 2 साल है तो 2 ही कॉलम बनता था। फिर यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ से हम यूनिट डिजिट निकालते थे और चेक करते थे कि हमारा जो यूनिट डिजिट है, और कुछ ऑप्शन में जो हमको या तो सीआई फाइंड करने बोलेगा तो 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक सीआई होगा। अमाउंट फाइंड करने बोलेगा तो 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक अमाउंट होगा। तो वहाँ पे हम चेक करते कि हमारा जो यूनिट डिजिट है कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो जो ऑप्शन से मैच करता था वही हमारा आंसर था। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में जिसमें केवल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर आपको सीआई फाइंड करने बोले, सीआई या फिर अमाउंट फाइंड करने बोले, तो इसमें किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं है। आप जैसा सॉल्व करते थे यूनिट डिजिट फाइंड करके वैसा ही आप सॉल्व कीजिए, इसमें किसी भी प्रकार का एक्सेप्शंस नहीं है। देखिए, मैं चारों जो 5 पैरामीटर्स है उसको डिस्कस करता हूँ, जिसमें एक्सेप्शन होगा जिसमें नहीं होगा मैं दोनों आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। देखिए, और आपको क्या फाइंड करने बोलेगा। पहला तो मैं बता दिया, आपको अमाउंट फाइंड करने बोलेगा, दूसरा आपको फाइंड करने बोलेगा दूसरा यहाँ पे पहले हमको क्या बोला गया, पहले हमको बोला गया कि भैया आप अमाउंट फाइंड करो या फिर आप क्या फाइंड करो, सीआई फाइंड करो या आप सीआई बताओ। तो अगर अमाउंट या सीआई फाइंड करने बोलेगा तो किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं है, मैंने बताया। अगर 4 पैरामीटर्स दिए हैं, बाकी 3 पैरामीटर्स दिए हैं और अमाउंट और सीआई फाइंड करने बोलेगा या फिर अमाउंट या फिर सीआई फाइंड करने बोलेगा तो किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं है। सेकंड, आपको क्या फाइंड करने बोलेगा। सेकंड, अगर आपको क्वेश्चन में टाइम फाइंड करने बोलेगा, टाइम, तो टाइम फाइंड करने बोलेगा तो क्या क्या गिवन रहेगा। देखो, गिवन डाटा क्या क्या रहेगा, आपका प्रिंसिपल गिवन रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहेगा, या तो क्वेश्चन में आपको सीआई देगा या तो आपको क्वेश्चन में अमाउंट देगा। तो ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रिंसिपल लिखोगे, फिर क्या करोगे, आप प्रिंसिपल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे, प्रिंसिपल का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते चलोगे। यहाँ फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू आएगी फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे। तो आप चेक करोगे कि क्वेश्चन में आपका जो सीआई दिया है और जो अमाउंट दिया है ऑप्शन में, है ना, ये ऑप्शन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में जो आपको सीआई और अमाउंट दिया है वो कितने बार मेरा R% लगाने में आ रहा है। अगर वार्षिक संयोजित है, अगर ब्याज जो आपका वार्षिक संयोजित है तो 3 बार में आया तो 3 वर्ष आंसर आएगा, 2 बार में आया तो 2 वर्ष आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप चेक करते थे। तो इसमें भी किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं है। आप जैसा सॉल्व करते हैं वैसा सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, है ना। अब
और क्या फाइंड करने बोलेगा, देखो अमाउंट, यहाँ पे पहला आपको अमाउंट फाइंड करने बोले या फिर टाइम फाइंड करने बोले, अमाउंट या सीआई फाइंड करने बोले और ये आपको टाइम फाइंड करने बोले, तो इन तीनों में किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं है आपको। सपोज यहाँ पे आप, मैं लिख देता हूँ, तीसरा आपको क्या बोलेगा, आपको प्रिंसिपल गिवन रहेगा, आपको बोलेगा फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने बोलेगा, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने बोलेगा। गिवन क्या क्या रहेगा, गिवन क्या क्या रहेगा, गिवन आपका रहेगा प्रिंसिपल गिवन रहेगा, प्रिंसिपल गिवन रहेगा, टाइम गिवन रहेगा, टाइम आपका गिवन रहेगा, और आपका या तो क्वेश्चन में सीआई दिया रहेगा या तो फिर अमाउंट दिया होगा। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेगा, चारों में से कोई एक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो आप क्या करोगे, पहले प्रिंसिपल लिखते हो, फिर आप क्या करते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम करते हो कि चारों ऑप्शन में मेरा जो एक ऑप्शन है वो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मेरा आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, 3 साल के लिए तो 3 कॉलम बना लेते हो, 2 साल के लिए तो 2 कॉलम बना लेते हो। अब आप क्या करते हो, ऑप्शन से एक R% लेके एज्यूम करते हो कि भैया आपका जो क्वेश्चन में सी है और जो अमाउंट दिया है, तो हमारा यहाँ पे हम जब R% निकालते चलेंगे तो हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा आंसर का, वो हमको जो क्वेश्चन में दिया है उसके CI या फिर अमाउंट के यूनिट डिजिट से मैच करना चाहिए, और मैच करके तो आप आंसर मान लेते हो। बट यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है, अगर आपको क्वेश्चन में यूनिट डिजिट सेम दे, जैसे 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 9%, ऑप्शन डी 10%, तो यहाँ पे 18% और 8% है, तो हो सकता है 18 में भी आ जाए, 8 में भी आ जाए। अगर 2 ऑप्शन है, दोनों का यूनिट डिजिट सेम है, तो पॉसिबिलिटीज है कि दोनों ऑप्शन में आपका यूनिट डिजिट सेम आ जाए। तो दोनों ऑप्शन को चेक करना है, ठीक है। और तो आप दोनों ऑप्शन, ऐसा चारों ऑप्शन तो सेम नहीं आएगा, मे भी 2 ऑप्शन सेम आ जाए, तो दोनों ऑप्शन से आपको चेक करना है कि कौन सा आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे दोनों ऑप्शन में आप चेक करके देखोगे कि किस में आपका आंसर आ रहा है। या फिर सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप एक बार आपको यूनिट डिजिट मिल गया, उसके बाद आप क्या करो, क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर लो। एक बार आपको यूनिट डिजिट मिल जाएगा तो हिंट मिल जाएगा कि मे बी दिस ऑप्शन विल बी अ करेक्ट आंसर, तो आप क्या करोगे, वो ऑप्शन आपको पता चल गया, कि हिंट पता चल गया कि आंसर हो सकता है, तो वहाँ से आप क्या करो, फिर उस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर लो। तो कम्प्लीटली सॉल्व कर लो मतलब सभी वैल्यूज़ को प्लस करके देख लो, तो यहाँ से एक आपका आंसर क्रॉस चेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका आंसर क्रॉस चेक हो जाएगा। वैसे मे भी सारे ऑप्शन सेम नहीं आएंगे, लेकिन कभी अगर आ जाता है इन केस, तब की बात है। अब यहाँ पे चौथा केस हम देख लेते हैं। देखिए क्या फाइंड करने बोला, अमाउंट फाइंड करने बोलेगा या फिर CI फाइंड करने बोलेगा, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। टाइम फाइंड करने बोलेगा तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने बोलेगा तो यहाँ पे एक्सेप्शन है कि 2 ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और तरीके का क्वेश्चन आता है, आपको बोलेगा फाइंड प्रिंसिपल, क्वेश्चन में बोलेगा प्रिंसिपल बताओ, फाइंड प्रिंसिपल, ठीक है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहेगा, टाइम गिवन रहेगा, क्वेश्चन में या तो CI दिया रहेगा या तो अमाउंट गिवन रहेगा। तो 4 ऑप्शन होगा, चारों में से जो एक ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा। तो आप चारों ऑप्शन को चेक करोगे कि कौन से ऑप्शन का यूनिट डिजिट आपका क्वेश्चन में जो CI और अमाउंट दिया है उसके यूनिट डिजिट से मैच कर रहा है। तो मे भी हो सकता है कि दोनों ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम आ जाए, मे भी हो सकता है तीनों ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम आ जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, एक बार आपको यूनिट डिजिट मिल जाता है, उसके बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करके आप क्रॉस चेक कर लोगे, कम्प्लीटली सॉल्व करके क्रॉस चेक कर लोगे। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, है ना, ये इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से चारों केस को, यहाँ पे चारों केस मैंने आपको बताया कि आपको कैसे करना है। पहले 2 केस में तो का एक्सेप्शन नहीं है, और जब आप प्रिंसिपल क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, चारों आप चेक करोगे, तो चारों ऑप्शन जब आप चेक करोगे तो वहीं से आपको आंसर पता चल जाएगा। फॉर इन केस मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। ऑप्शन ए है 10,000, ऑप्शन बी है 15,000, ऑप्शन सी है 20,000, ऑप्शन डी है 50,000। तो जब आप सॉल्व करो चारों ऑप्शन को, अगर आप यूनिट डिजिट के लिए चेक करोगे तो इसी में ही 2-3 ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अगर एक आध बार ऐसा होगा कि 2 का यूनिट डिजिट सेम आ रहा है, तो उस केस में आपको ये करना है कि क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करके देख लेना है। वैसे ऐसा होगा नहीं,
है ना, ऐसा बहुत कम होता है। अगर आप चारों ऑप्शन को आप सॉल्व करोगे तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचेगा। मैक्सिमम केसेस में जब आप सॉल्व करोगे तो एक ही ऑप्शन बचेगा आपका। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एलिमिनेट करके आप एलिमिनेशन मेथड से इजीली आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे मैंने यूनिट डिजिट लगाया तो ऑप्शन डी मेरा नहीं आ रहा है, ऑप्शन सी का भी यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन ए का भी मैच नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल 15,000 मैच करेगा तो एक ही ऑप्शन बचेगा, तो एक ही ऑप्शन आंसर है। तो इस तरीके से एलिमिनेट करके आप आंसर निकाल सकते हो। कभी में भी ऐसा हो सकता है, रेयर चांसेस है कि दोनों ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम आ जाए। उस केस में मैंने आपको क्या बताया, आप क्या करो, एक बार क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करके क्रॉस चेक कर लो। हर बार नहीं करना है, जब दो ऑप्शन का सेम आएगा तब करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम आगे टॉपिक में चलते हैं। दोस्तों आज हम एस.डी. यादव बुक के क्वेश्चंस के एनालिसिस करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देना चाहता हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको स्ट्रक्चर मेथड बताया, तो स्ट्रक्चर मेथड से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, सारा कंसेप्ट मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे वैसा ही एक कंसेप्ट है सक्सेसिव परसेंट चेंज। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं ताकि अब हम आगे जाएंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन में। प्रिंसिपल से हमको डायरेक्ट अमाउंट निकालना होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सक्सेसिव परसेंट चेंज से सॉल्व करेंगे। परसेंट चेंज, क्रमवार प्रतिशत परिवर्तन। तो आप लगातार प्रतिशत परिवर्तन कैसे करेंगे, हर बार अगर आप इनिशियल वैल्यू में करेंगे तो लगातार तो कहलाएगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, हर बार जब नई वैल्यू में चेंज करेंगे तो इस प्रकार के परिवर्तन को आप क्या बोलोगे, सक्सेसिव परसेंट चेंज। देखिए नई वैल्यू पे कैसे चेंज करेंगे, सपोज़ मेरे पास कोई इनिशियल वैल्यू थी 100 रुपीज़, उस पर मैंने कुछ परसेंट इंटरेस्ट लगाया तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलके अमाउंट बन गया। तो अब जो मेरा इंटरेस्ट लगेगा नए अमाउंट पे लगेगा, तो फिर नए अमाउंट पे लगेगा तो नए अमाउंट से नया इंटरेस्ट लगेगा, तो फिर ये नया इंटरेस्ट इस नए अमाउंट के साथ जुड़ जाएगा। अब जो इंटरेस्ट लगेगा फिर इससे जो नया अमाउंट बना है उस पर लगेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 100 रुपीज़ इनिशियल वैल्यू थी, मैंने इस पर कुछ परसेंट इंटरेस्ट लगाया तो इससे मेरे को नई वैल्यू मिली। अब जो नई वैल्यू मिली इस पे मैं कुछ परसेंट, इस पे क्या करूँगा, परसेंट चेंज अब इस नई वैल्यू पे करूँगा, तो ये नई वैल्यू पे परसेंट चेंज करूँगा तो एक और नई वैल्यू मिलेगी, फिर उस नई वैल्यू में परसेंट चेंज करूँगा। तो इस तरीके से जब मैं लगातार प्रतिशत परिवर्तन करूँगा तो इस प्रकार के प्रतिशत परिवर्तन को मैं क्या बोलूँगा, क्रमवार प्रतिशत परिवर्तन, सक्सेसिव परसेंट चेंज। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ मेरे पास यहाँ पे प्रिंसिपल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से लेते हैं, सपोज़ प्रिंसिपल है 100 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या दिया, CI का केस ले रहे हैं जिसमें प्रिंसिपल 100 रुपीज़ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर आपको कितना दिया है, 10% और टाइम दिया है 3 वर्ष। और 3 वर्ष बाद आपको क्या बताना है, अमाउंट की, आपका अमाउंट क्या है, मिश्रधन क्या है, ठीक है। अमाउंट यानी मिश्रधन क्या है, देखो 100 मेरे को अमाउंट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैंने आपको जब कुछ वीडियोस में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि भैया प्रिंसिपल से अमाउंट तक आपको पहुँचना है तो प्रिंसिपल को कुछ परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल को आप 10% बढ़ाओगे तब आप किस में पहुँचोगे, अमाउंट पे पहुँचोगे। तो ऐसा क्यों होता है, 10% क्यों बढ़ाते हैं, देखो प्रिंसिपल का 100% निकालेंगे तो प्रिंसिपल ही आएगा, प्लस उसमें मैं इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा जो कि 10% है प्रिंसिपल का। तो जब मैं उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा तो दोनों को जब जोड़ूंगा तो मेरा क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, प्रिंसिपल का 100% तो प्रिंसिपल ही आएगा, प्लस उसमें मैं प्रिंसिपल का 10% और जोड़ दूंगा जो कि मेरा इंटरेस्ट है। जब दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। तो जब आप प्रिंसिपल से आप जब अमाउंट निकालोगे ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको 10% मिलेगा, 20% मिलेगा, 30%, इसका मतलब आप क्या करोगे, अमाउंट आपको निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल को आप 10% इंक्रीज़ करोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% है तो प्रिंसिपल से आपको अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल को आप 20% इंक्रीज़ करोगे, तब आप किस में पहुंचोगे, अमाउंट में पहुंचोगे। तो देखिए यहाँ पे 3 साल के लिए मेरे को क्या निकालना है, 3 साल बाद अमाउंट कितना होगा ये निकालना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। इसका मतलब मेरे को ये जो इनिशियल वैल्यू है प्रिंसिपल 100 रुपीज़, इसमें 3 बार मेरे को 3 बार प्रिंसिपल को 3 बार जो वैल्यू है उसको क्या करना है, 10% बढ़ाना है। सक्सेसिव परसेंट चेंज तो करना ही है, सक्सेसिव परसेंट चेंज तो करना ही है, लेकिन क्या करना है, 3 बार मेरे को 10% वैल्यू को, जो 100 रुपीज़ वैल्यू है उसमें 3 बार मेरे को सक्सेसिव परसेंट चेंज करना है, 3 बार 10% बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, देखो पहले 100 रुपीज़ इनिशियल वैल्यू थी, इसको मैं 10% बढ़ा दूंगा तो पहले साल का अमाउंट आ जाएगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ जाएगा। देखो 10 रुपीज़ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इसको 10% आप कैसे बढ़ाओगे, 100 रुपीज़ अगर प्रिंसिपल है तो 10% कैसे बढ़ाओगे। देखो 100 रुपीज़ का 100% निकालोगे तो 100 ही आएगा,
और 100 रुपीज़ को आपको 10% बढ़ाना है तो 100 इंटू 100 10% करना होगा, तब आपका 110 आएगा। इसका मतलब प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, 100 से इनिशियल वैल्यू 100 थी, अब आपने उसको 10% बढ़ा दिया है तो अमाउंट कितना आ गया 110। देखो यहाँ पे मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ कैसे वैल्यू बढ़ती है। 100 रुपीज़ तो हमको चाहिए ही, लेकिन इसको 10% और बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा 100 का 10% निकाल दूंगा। देखिए 100 रुपीज़ पहले से था, इस पे मैंने 100 का 10% और क्या किया है, ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 100 कॉमन ले लेते हैं, 100 मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस 10%, तो यहाँ पे 100, 1 प्लस 10/100, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 110/100। देखिए परसेंट आप नीचे 100 लिख सकते हो, परसेंट आपको शो करना है, या तो फिर डिनोमिनेटर में आप 100 लिखो, या तो फिर आप क्या करो डिनोमिनेटर का 100 हटा के ऐसा परसेंट का साइन लिखो, एक ही मतलब है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100 इंटू 110%। देखो 110% आ गया, तो इसका मतलब आपको 100 का ऐसा, देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे अगर मेरे को 100 का 10% बढ़ाना था, है ना, तो 100% तो पहले से अवेलेबल था। ये जो मैं 100 लिखा हूँ ना, इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता था, 100 का 100%, तो 100 का 100% निकालता तो 100 ही आता। मतलब प्रिंसिपल अगर 100 है मतलब अपने आप में वो 100% है। आप इसमें क्या करोगे 10% और जोड़ दोगे प्रिंसिपल का, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा प्रिंसिपल का 110%। तो अब अगर आपको 100 को 10% बढ़ाना हो तो 110% कर देना मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल को 20% बढ़ाना होगा तो डायरेक्ट क्या करोगे प्रिंसिपल इंटू 120% कर दोगे। तो यहाँ पे देखिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम 3 ईयर्स है, 3 साल के बाद मेरे को अमाउंट बताना है। इसका मतलब इनिशियल वैल्यू से मेरे को 3 बार 10% बढ़ाना होगा। ठीक है, तब मैं किस में पहुँचूँगा, अमाउंट में पहुँचूँगा। इसको मिटा देते हैं। देखो एक बार मैं क्या करूँगा 100 इंटू 110%, तो मैंने 100 को 10% बढ़ा दिया है। ठीक है, मतलब 100 रुपीज़ पहले से था, मैंने 10% ब्याज उसमें जोड़ दिया है, तो मेरा क्या बन गया है अमाउंट। तो ये पहले साल का अमाउंट हो गया। अब जो मेरे पास जो नई वैल्यू आई, अब मैं इसमें अब जो मैं इसमें परसेंट चेंज करूँगा इस नई वैल्यू में करूँगा, तो इस नई वैल्यू A1 में परसेंट चेंज करूँगा तो A1 इंटू अगेन क्या हो जाएगा, अगेन जो मेरे पास वैल्यू है उसको मेरे को 10% बढ़ाना है, तो इंटू 110% कर देंगे। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा A2 आ जाएगा, यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा सेकेंड ईयर का अमाउंट आ जाएगा। लेकिन मेरे को तो अमाउंट कितने साल बाद बताना है, 3 साल के बाद बताना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से जो मेरे पास वैल्यू है A2, इसको मैं क्या करूँगा अगेन 10% बढ़ा दूंगा तीसरे साल के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास तीसरे साल का अमाउंट क्या आ जाएगा A3। ये पूरा कितना है A3 है। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ पे आपने क्या किया, देखिए पहले 100 को 10% बढ़ाया तो 100 इंटू 110%, फिर ये जो वैल्यू है इसको आपने 10% बढ़ाया तो 100 इंटू 110% इंटू 110%, फिर ये जो पूरी वैल्यू आई इसको आपने 10% बढ़ाया तो इस पूरी वैल्यू में आपने क्या किया इंटू 110% कर दिया। तो इसी तरीके से जब आप CI निकालोगे, CI में जब आप अमाउंट निकालोगे तो वहाँ पे आपको सक्सेसिव परसेंट चेंज देखने मिलेगा। तो इसी तरीके से जब आप CI अप्लाई करोगे और जब अमाउंट निकालोगे तो वहाँ पे आपको प्रिंसिपल जो इनिशियल वैल्यू थी उस पर आप उस पर आपने सक्सेसिव परसेंट चेंज किया, तब आपको क्या मिला अमाउंट मिला। आपने इंटरेस्ट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 10% था, तो प्रिंसिपल को आपने 10% बढ़ाया, फिर जो नई वैल्यू आई उसको 10% बढ़ाया, फिर जो नई वैल्यू आई उसको 10% बढ़ाया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये फॉलो होता है, इसलिए फॉलो होता है क्योंकि हर बार इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है, तो हर बार जो नई वैल्यू बनती है उस पर इंटरेस्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप सक्सेसिव परसेंट चेंज जहाँ पर भी हो रहा है तो उस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप 2 मेथड यूज़ कर सकते हो। देखो जहाँ पे भी सक्सेसिव परसेंट चेंज हो रहा है उस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप 2 तरीके के मेथड यूज़ कर सकते हो। 2 मेथड यूज़ कर सकते हो, एक रेशियो मेथड और एक दूसरा इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट।
अब ये इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट या इक्विवेलेंट परसेंट, आप इसको इक्विवेलेंट परसेंट भी बोल सकते हो। यहाँ पे मैं सीआई का केस है इसलिए इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलूँगा। ठीक है, तो दोनों को डिस्कस करते हैं कि रेशियो निकलेगा तो किसका निकलेगा, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का निकलेगा, इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू की निकलेगी। तो रेशियो कैसे निकलेगा, देखो रेशियो कैसे निकलेगा ये देखते हैं हम। चलो इसको मिटा देता हूँ। देखो तो रेशियो कैसे निकलेगा, है ना। सपोज अमाउंट मैंने कैसे निकाला, प्रिंसिपल इंटू 110% इंटू 110%, 3 साल के लिए 10% ब्याज, 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर इंटू 110%। अब यहाँ से अमाउंट बाय प्रिंसिपल ऐसा लिख लेता हूँ, प्रिंसिपल को नीचे ले आता हूँ, 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अमाउंट कैसे आएगा, 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना आएगा, 1331। प्रिंसिपल कितना आएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 100, 1000। तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो आपको क्या मिल गया, 1331:1000। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ फिर आपको रेशियो मिल गया है ना, तो एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो एक क्या है, आपको यहाँ से रेशियो मिल जाएगा। देखो इसी को एक अलग तरीके का भी सॉल्व करने का ट्रिक है। आप इसको कैसे लिखते हो, आप इसको ऐसा हॉरिजॉन्टली लिखते हो, मैं इसको वर्टिकली लिख के भी सॉल्व कर सकता हूँ। देखो अगर 10% फ्रैक्शन वैल्यू 10% इंटरेस्ट है, 10% इंटरेस्ट है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी। और यहाँ पे मैं अमाउंट और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लेता हूँ। देखो कैसे निकालूंगा, नीचे वाली वैल्यू ना हमेशा परसेंट निकालोगे तो इनिशियल वैल्यू होगी हमेशा, क्योंकि परसेंट निकालते समय हम इनिशियल वैल्यू से परसेंट चेंज को इनिशियल वैल्यू से ही कंपेयर करते हैं, तो जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है। ठीक है, जब परसेंट पढ़ेंगे तो और डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो इनिशियल वैल्यू हमेशा, नीचे वाली वैल्यू इनिशियल वैल्यू होगी, ऊपर वाली वैल्यू वो होगी जिस वैल्यू को आप परसेंट के फॉर्म में बदल रहे हो, या जिसको आप परसेंट में शो कर रहे हो वही वैल्यू आपकी ऊपर वाली वैल्यू होगी। कैसे, देखो अगर परसेंट इंक्रीज होगा तो ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज वैल्यू होगी, अगर परसेंट डिक्रीज होगा तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, परसेंट डिक्रीज होगी। प्रॉफिट परसेंट होगा तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, प्रॉफिट होगी। लॉस परसेंट होगा तो ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इनिशियल वैल्यू प्रिंसिपल कितना है, 10 है। और यहाँ पे आप 10% इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी क्या होगी, आपकी इंटरेस्ट होगी। यहाँ पे आप 10% क्या निकाल रहे हो, इंटरेस्ट निकाल रहे हो, तो ऊपर वाली वैल्यू भी क्या होगी, इंटरेस्ट होगी। तो 10 रुपये में 10 रुपये इनिशियल वैल्यू, देखिए यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है और सीआई के केस में इनिशियल क्या है, प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल 10 है, इसमें से 1 रुपये ब्याज जोड़ दोगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11। और 3 साल के लिए सॉल्व करोगे तो 3 बार 10 11 10 11 3 बार लिखना है और तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। देखो तो यहाँ से देखो अमाउंट कैसे आ रहा था, अमाउंट 11 11 11 11 मल्टीप्लाई करने से अमाउंट आ रहा था। प्रिंसिपल किससे आ रहा था, 10 इंटू 10 इंटू 10 करने से। यहाँ भी प्रिंसिपल 10 इंटू 10 इंटू 10 करने से आ रहा है, अमाउंट 11 इंटू 11 इंटू 11 करने से आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 1000, ये 1331। यहाँ भी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आया, 1000:1331। तो आप अगर ऐसा हॉरिजॉन्टली नहीं सॉल्व करना चाहते तो आप ऐसा वर्टिकली भी सॉल्व कर लो। डायरेक्ट यहाँ पे बस हम क्या कर रहे हैं, 110% ना लिख के 10% से ही हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो तो एक तो क्या है, हमारा रेशियो आ गया। क्या रेशियो आ गया, प्रिंसिपल और अमाउंट का। अब एक मैं आपको बताता हूँ कि इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। देखो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैंने फॉर सपोज 100 रुपये मेरे पास क्या थी, इनिशियल वैल्यू थी। इस पर मैंने क्या किया, 10% इंटरेस्ट लगाया। 10% इंटरेस्ट लगा तो कितना लगा, 10 रुपीज़ इंटरेस्ट लगा। तो यहाँ पे 10 100 और 10 को जोड़ देंगे तो नया अमाउंट क्या आया था, 110। अब जो ब्याज लगेगा वो इसे 110 पे लगेगा, तो फिर इस पर 10% ब्याज लगा, फिर इस पर 10% ब्याज लगाएंगे तो इसका 110 का 10% करोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो यहाँ पे 11 रुपये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, फाइनल वैल्यू 121।
तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 बार 10%, यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 बार यहाँ पे मैंने क्रमवार प्रतिशत परिवर्तन किया है 10% और 10% ब्याज लगा के। आप ये भी बोल सकते हो कि 100 को मैंने क्या किया, 100 को मैंने 10% इंक्रीज़ किया है, फिर अगेन 110 को मैंने 10% इंक्रीज़ किया है। तो लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 बार 10% ब्याज लगाया है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपने यहाँ पे 2 बार 10% ब्याज लगाया है। अब मैं ये 2 बार 10% ब्याज ना लगाना चाहूँ और 2 बार 10% ब्याज की जगह एक सिंगल ब्याज लगाना चाहूँ, एक एकल ब्याज लगाना चाहूँ, जिससे कि मेरा इन दोनों के बराबर प्रभाव उत्पन्न हो, दोनों के बराबर प्रभाव उत्पन्न हो से आशा है कि दोनों मिलाकर जितना कुल ब्याज उत्पन्न करते हैं वो वह अकेला, जो मैं एकल ब्याज की बात कर रहा हूँ, वह एकल ब्याज, वह सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दोनों के बराबर ब्याज उत्पन्न करे, इन दोनों के बराबर ब्याज दे। कैसे देखो, टोटल ब्याज कितना मिला है, 10 रुपीज़ और 11 रुपीज़। तो टोटल यहाँ पे ब्याज कितना मिला है, 11 रुपये, 21 रुपये, कुल ब्याज 21 रुपये मिला है। तो एक ऐसा इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इन दोनों के समतुल्य एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो ये 10% 2 बार ना लगाने पर केवल एक बार लगाऊं तो इन दोनों के बराबर ब्याज देगा। तो इन दोनों के बराबर ब्याज देगा, तो भैया 100 का आप 21% निकाल दो, तो 100 का 21% निकाल दो तो सीधा कितना आएगा, 21 रुपये। तो देखो 21% ऐसा ब्याज है जो ये 10% 2 बार लगाने के बजाय एक बार लगाएंगे तो इन दोनों के समतुल्य ब्याज दे रहा है, इन दोनों के समतुल्य ब्याज उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि भैया ये जो 21% है ये क्या है, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसी को कई लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या नाम दिया है, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इन दोनों के समतुल्य ये क्या कर रहा है, ब्याज दे रहा है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो ये जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है कहाँ पे आपके काम आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पे आप 2 स्टेप में जा रहे हो, एक बार 10% और 10%, और लेंथी क्वेश्चंस होता 3 साल के लिए देता, 4 साल के लिए देता, तो और आपका 1-2 स्टेप और बढ़ जाता, 3 स्टेप 4 स्टेप। तो उसके बजाय यहाँ पे क्या है, एक सिंगल स्टेप है। ये कैसे निकालते हैं अभी आपको बताऊंगा इसको। और अगर आपके पास ये 10% है तो डायरेक्टली आप 21% कैसे निकाल सकते हो, इसको और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो यहाँ पे होगा क्या, 100 से डायरेक्ट आपको 121 में पहुँचना है, तो आपका ये जो 2 स्टेप है ये सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हो गया, तो आप आंसर निकाल पाओगे। सीधा मैं क्या करता, 100 का 21% निकालता, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 100, यहाँ पे कितना आ जाता है, 21 रुपये ब्याज आ जाता। तो 21 रुपये मेरे को यहाँ पे ब्याज मिल जाता, फिर 100 को 21 से मैं जोड़ता तो अमाउंट कितना आ जाता, 121 आ जाता। तो 2 स्टेप में सॉल्व करने के बजाय हमारा क्वेश्चन 1 स्टेप का हो गया। तो जब आप इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे सॉल्व करने में। आगे पढ़ेंगे 2 साल से ऊपर आएगा तो 3 साल का आएगा, 4 साल का आएगा, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अभी आपको इतना समझना है कि आप सक्सेसिव परसेंट चेंज जहाँ होगा उसको आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एक इनिशियल फाइनल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल के, दूसरा इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।